हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा इकोनॉमिक्स एंड दिस इज पूजा सिरोहा। तो आज का जो हमारा सेगमेंट है दैट इज फार्मिंग इन पालमपुर। फार्मिंग, तो सबसे पहला इसका पॉइंट है लैंड इज फिक्स। जो भूमि है वो स्थिर होती है, हिंदी में बोले तो भूमि स्थिर होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर भूमि आपके पास अगर 1 हेक्टेयर भूमि है तो वो 1 हेक्टेयर ही रहेगी, चाहे वो दिन चाहे कितने दिन बीत जाए, कितने साल बीत जाए और कितने महीने बीत जाए। ये तो है नहीं कि अगले साल वो 1 हेक्टेयर भूमि 1.5 हेक्टेयर हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर किसान तरक्की कर ले और वो अतिरिक्त जमीन खरीद ले तो उसकी जमीन में बढ़ोतरी होती है, अदरवाइज वो लैंड फिक्स रहती है। 1 हेक्टेयर में कितने मीटर होता है? 1 हेक्टेयर कितने मीटर होता है? 100। जो अगर विलेज लेवल पे देखा जाए तो इसको मापने के कई तरीके होते हैं। गुंठा, बीघा और हमारे यहाँ में पालिशत या फिर हाथ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से। लेकिन ये वाला जो मेजरमेंट है वो ठीक नहीं है, क्योंकि हर एक का ये अलग अलग होता है। और एक ये पालिशत, या तो ये या फिर ये इस तरह से भूमि नापने का तरीका। तो हाँ, 1960 के बाद कुछ वेस्टलैंड थे, उनको कन्वर्ट करके कल्टीवेटेड फार्म में कन्वर्ट किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रोडक्शन है उसमें कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि भूमि यही है। क्योंकि सिर्फ बीज बो देने से काम नहीं चलता, प्लस में उसमें खाद भी चाहिए, पानी भी चाहिए और भी कई तरह की चीजें चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी प्रोडक्शन वहीं का वहीं रहा, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी। और लैंड जो थी, भूमि, वो फिक्स थी, यहीं तक थी। सेकंड पॉइंट है हमारा, इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। सीधी सी बात है, बहु फसल उगाना, यानी कि मल्टीपल क्रॉपिंग। मतलब एक ही जमीन में एक से ज्यादा फसल का उगाना। तो क्या है, ये जो हमारा जो पालमपुर है फिक्सन हमारा जो फिक्शनल विलेज है पालमपुर, और ये कहाँ एग्जिस्ट करता है? ये एग्जिस्ट करता है वेस्टर्न पार्ट में यूपी स्टेट के। इसमें ज्यादातर जो भूमि है वो कल्टीवेटिव है, वहां पर खेती की जाती है। और अब इसमें देखिए क्या है कि रेनी सीजन में है, खरीफ की फसल उगाई जाती है। खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है? ज्वार की, बाजरा की। अक्टूबर टू दिसंबर पोटैटो उगाया जाता है। अक्टूबर टू दिसंबर, दिख रहा है, पोटैटो उगाया जाता है। और फिर विंटर सीजन में रबी की फसल उगाई जाती है, दैट्स व्हाई वीट। तो अब हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि कुछ हिस्सा अपने परिवार के लिए रख लेते हैं और कुछ हिस्से को वो बेचकर उससे प्रॉफिट कमाते हैं। तो अब हमारा जो ये मेन पॉइंट है, ये इसके बावजूद ही फिर भी रह जाता है। मतलब एक से ज्यादा एक भूमि, मतलब एक ही भूमि पर एक से ज्यादा फसल ग्रो करने की बात आई तो आई क्यों? देखिए, सीधी सी बात है, ये जो पालमपुर है ये छोटा सा गांव है। अब तक पर्शियन व्हील से पानी खींचा जाता था, या छोटे बहुत कुएं होते थे। हाँ, जब इलेक्ट्रिसिटी आई, लेकिन फिर भी भूमि का अनुपात वही का वही रहा। तो इसीलिए जब एक फसल बोई जाती है सीजन की, तो उसके साथ साथ छोटी छोटी फसलें भी उसी के अंदर बो ली जाती है। और उससे क्या होता है कि एक तो प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है, टाइम भी बचता है, और प्लस में पैदावार भी ज्यादा होती है। तो 1970 यानी कि मैं इरेज कर देती हूँ, 1970 के आसपास क्या हुआ
1970 के आसपास क्या हुआ कि 2 हेक्टेयर में सबसे 20 हेक्टेयर में सबसे ज्यादा फसल उत्पादित हुई, लेकिन अभी ये उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए। तो क्या हुआ, 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन का आगाज हुआ। ये क्या था, तो देखिए इसमें ये था कि अब तक तो जो हमारे किसान भाई थे तो वो लोग क्या करते कि जो नेचुरल खाद होती थी, जैसे गोबर की हो गई और घर की बनी और खादें हो गई, उनका इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजेशन और दूसरी कई तरह के रसायन जो केमिकल चीजें होती है उनका आगाज हुआ। तो फसल की बढ़ोतरी के मतलब फसल अच्छी प्रोडक्शन करे उसके लिए ये चीज आई गई, इसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। ये कहाँ कहाँ आई, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। तो इन्होंने ये इस्तेमाल किया। तो अब इससे देखिए क्या हुआ, जो प्रोडक्शन है वो दुगना हो गया, प्लस में इलेक्ट्रिसिटी आ गई। तो उससे क्या हुआ कि जो ट्यूबवेल्स भी आए और भी कई तरह की मशीनें, ट्रैक्टर्स वगैरह आई तो ट्रैक्टर्स वगैरह आए, थोड़ा अटक रही हूँ आज। तो ट्रैक्टर्स वगैरह आए तो उससे प्रोडक्शन भी बढ़ गया। और प्लस में HYV हाई यील्डिंग वेराइटीज, यानी कि हाई क्वालिटी के बीज हैं उनका आगाज हुआ और उससे प्रोडक्शन बढ़ गया। लेकिन अगर कोई चीज फायदा देती है तो उसके मिस पॉइंट्स भी होते हैं, वो देखिए क्या है। तो इसने क्या किया, इसमें ना जब सिंचाई की गई तो जो भूमि का जो मतलब उपजाऊपन था वो खत्म कर दिया इसने। और उससे क्या हुआ कि जरूरत से ज्यादा पानी का अंधाधुंध, मतलब पानी जिससे जितना यूज करना था उससे ज्यादा यूज किए गए। और उससे क्या हुआ, भूमि में पानी की कमी हो गई और जमीन जो ग्राउंड वाटर लेवल था वो नीचे चला गया, भूमि का उपजाऊपन खत्म हो गया। थर्ड वन इज विल द लैंड सस्टेन, व्हाट इज द मीन ऑफ सस्टेंस, मतलब सस्टेन, सॉरी माय मिस्टेक, व्हाट इज द मीन ऑफ सस्टेन। सस्टेंस का मतलब होता है टू स्लैश समथिंग कीप हेल्दी एंड अलाइव। मतलब यहाँ पर सस्टेन शब्द का इस्तेमाल लैंड के लिए हुआ है। क्या भूमि का उपजाऊपन बना रहता है या वो टाइम टू टाइम खत्म होता है। लेकिन ऐसा है कि भूमि का उपजाऊपन कुदरती तरीके से ही होता है, क्योंकि भूमि जो है वो मैन मेड नहीं है, उसे इंसानों ने नहीं बनाया है, तो वो कुदरती है, नेचुरल है। तो भूमि का अगर नेचुरल है तो फिर अगर भूमि का जो, माफ कीजिएगा, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारी भूमि का जो उपजाऊपन है वो कुदरती नेचुरल ही बना रहता है अगर उसमें नेचुरल चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे कि 1960 में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया और हमने केमिकल फर्टिलाइजेशन का इस्तेमाल किया तो उसने इस भूमि के उपजाऊपन को बिल्कुल ही खत्म कर दिया, तो वो फिर से अपने आप को रिकवर नहीं कर पाई। तो अब हाउ लैंड डिस्ट्रीब्यूट्स बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था 450 जो है यहाँ पर फैमिलीज रहती हैं, जिनमें से 1/3 SC ST कम्युनिटीज के लोग रहते हैं। तो फिर वही बात है, जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके पास थोड़ी जमीन ज्यादा होगी, लोअर कास्ट के लोग हैं उनके पास हो सकता है कि 2 हेक्टेयर तक की जमीन होगी, हाँ, और हो सकता है उससे नीचे तो शायद होगी नहीं, वो दूसरे लोगों के खेतों पे काम करते होंगे, वो हम नीचे बताएंगे। ये इस चीज में बताया गया है। हु प्रोवाइड द लेबर, वही वाली बात, लेबर कौन प्रोवाइड करता है। तो अब जो छोटे और नीचे लेवल के किसान होते हैं, देखिए मैं कोई बुराई नहीं कर रही हूँ, सिर्फ बात बता रही, नीचे लेवल जिनके पास, नीचे लेवल से मेरा मतलब जिनके पास सिर्फ गुजारे लायक ही भूमि है,
तो अब वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग तो अपने खेतों पर ही काम करते हैं, लेकिन जो अपर कास्ट वाले लोग हैं वो लोग भूमिहीन किसानों को हायर करते हैं। तो उनको, तो अब फसल, वो उनकी फसल बोते हैं। अब मतलब जो छोटे किसान हैं, लोअर लेवल के किसान हाई लेवल के फार्मर की फसलों मतलब प्रोडक्शन में उनका प्रोडक्शन करते हैं फसलों का, और उससे क्या होता है, लेकिन फिर उनको उसके बदले में दिहाड़ी दी जाती है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो छोटे किसान बड़े किसानों के खेतों में उत्पादन करते हैं, लेकिन उनका उस फसल पर कोई अधिकार नहीं रह जाता, क्योंकि वो उनके लिए उत्पादन करते हैं। हाँ, उनको बदले में या तो पैसे मिलेंगे या फसल का कुछ हिस्सा मिल जाता है। कई बार और चीजें भी मिल जाती है, जैसे सब्जियां, दूध, और इस तरह से ये लेबर हायर होते हैं। नेक्स्ट वन इज, सो 6 वन इज द कैपिटल नीड इज फार्मिंग। अब फार्मिंग के लिए आप लोगों को पूंजी कहाँ से मिलेगी? देखिए, जब मैं आप लोगों का ये चैप्टर तैयार कर रही थी ना, तो मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मैं कोई पुरानी बॉलीवुड मूवी देख रही हूँ, किसानों के ऊपर होती थी ना ज्यादातर। तो उसी तरह ये जो फार्मर है उनको पूंजी कहाँ से मिलेगी? देखिए, जो बड़े फार्मर है उनके पास तो अपनी खुद की बड़ी भूमि होती है, पूंजी वो कहीं से भी अरेंज कर लेते हैं। तो वो कहीं से भी मतलब उनके पास अपनी खुद की पूंजी होती है, क्योंकि वो बड़े किसान है। तो अब देखिए, छोटे किसान क्या करते हैं? छोटे किसान क्या करते हैं? वो बड़े किसानों से कर्जा लेते हैं। वो बड़े किसानों से कर्जा लेते हैं और फिर उससे वो अपनी फसल बोते हैं। फिर अब क्या होता है? फसल ठीक है, उग गई। अब इस सिचुएशन में देखिए क्या होता है कि कई बार फसल बिकने के बावजूद भी अपने लिए कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि कर्जा भी चुकाना होता है। तो सेकंड वन इज, थोड़ा इमोशनल हो रही थी इस चैप्टर को तैयार करते सर, सेल ऑफ सरप्लस फ्रॉम प्रोडक्शन। अब ये दोनों पॉइंट एक ही तरह से इंक्लूड हो गए हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि फसल, तो देखिए सीधी सी बात है, फसल तैयार हो गई, अब वो बिकने के लिए मंडी में गई। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब फसल तैयार होती है तो कुछ हिस्सा जो फार्मर होते हैं अपने लिए रखते हैं, और बाकी जो हिस्सा है वो सेल कर देते हैं मंडियों में। अब ये भी देखना कि मंडियां कहां पर है, एमएसपी फिक्स है, तो मंडियां कहां पर है, तो उसी हिसाब से वो फसल बिकेगी। तो अब मान लीजिए कोई बड़ा किसान है, वो अपनी फसल को बेच देता है और उससे उसको काफी फायदा भी होता है। तो कुछ फसल तो उसने अपने फैमिली के लिए रख ली और बाकी तो उसने बेच दी। तो उसको बेचने के बाद जो धन पैसा इकट्ठा आता है, तो वो अपने लिए, वो या तो अपने खर्च के लिए रखेगा, या वो छोटे किसानों को फसल बेचने के लिए ब्याज पर ऋण देगा, मतलब उसको ब्याज पे मतलब पैसे देने के लिए वो रखेगा। तो अब इससे देखिए क्या होगा, अब छोटा किसान क्या करता है, वो तो पहले से ही कर्जा लेता है, फिर फसल बेचने के बाद हो सकता है कुछ हिस्सा अपने लिए रखे या ना भी रखे, या थोड़े अमाउंट में हिस्सा रखे। फसल बिकी और जो पैसा आया, सबसे पहले तो कर्जा चुकाओ। तो कर्जा अगर ना भी चुके तो अगली फसल के लिए, बीजों के लिए उसको फिर से उधार लेना पड़ता है। तो ये चैप्टर तैयार करते टाइम देखिए थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गई थी, लेकिन देखिए अगर कोई नरम दिल का इंसान मेरा वीडियो सुन रहा है तो प्लीज इसको सिर्फ स्टडी पर्पज से ही ले, इसको ज्यादा दिल पे ना ले, क्योंकि मैं खुद इमोशनल हो गई थी ये चैप्टर तैयार करते हैं। सो ये था हमारा फार्मिंग एक्टिविटी। अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटी हम अगले सेगमेंट में करेंगे, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अपने व्यूज या अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कीजिए। समय समय पर मैं उनका आपका रिप्लाई देती रहूंगी। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट कीजिए। सो फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।